अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट है जी। शहबाज शरीफ साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की हो गई मुलाकात, जिसके ऊपर बड़ी चहमगोइयाँ, बड़े तबसरे और बड़े भंगड़े भी और बड़ी जलीकटी सब कुछ मिक्स किस्म का रद्द-ए-अमल चल रहा है। उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। आज कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री है उसको मनसूख करार दिया गया। इसके अलावा इमरान खान साहब का पैगाम 27 सितंबर के जलसे के हवाले से जारी हुआ है उनके ट्विटर अकाउंट से। और साथ ही साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जो अदालत है उसमें बड़ी ज़बरदस्त समाअत भी हुई है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने अभी रखेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, बहुत अहम मुलाकात जो हुई शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। और इस मुलाकात के लिए स्पेशली वाशिंगटन उन्हें बुलाया गया था। बड़ा रेड कारपेट इस्तकबाल भी मिला। उसके बाद उनको जब वाइट हाउस में लाया गया तो इस सारी जो मंजरकशी की तस्वीर और वीडियोस जारी की गई उसके ऊपर बड़े तबसरे सुनने में आ रहे थे। मज़े की बात यह कि जो हुकूमती हामी लोग हैं वो इसको इस तरह बता रहे थे कि जैसे शायद इससे पहले कभी किसी को ऐसा इस्तकबाल ना मिला हो, जबकि दूसरी तरफ जो पीटीआई के हमायती हैं वो भी बता रहे थे कि जी इमरान खान का इस्तकबाल तो इससे ज़्यादा शानदार हुआ था जब उनको 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया था। तो एक तो ये चल रहा था मामला, लेकिन माइकल गूगलमैन का कहना था कि ये एक नॉर्मल रूटीन का इस्तकबाल था और इसमें कोई स्पेशल इसको इस्तकबाल नहीं कहा जा सकता और ना ही ये कोई स्टेट विज़िट है। तो जो अमरीकी तबसरा निगार हैं वो इसको इस तरीके से बता रहे थे। बहरहाल यहाँ पर जो लोग हैं समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से जो उनको एक खदशा था कि अगर वो इक़्तिदार में आए तो इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई दबाव डालेंगे और फिर उसके लिए पूरी एक प्लानिंग की गई कि उनके साथ मामलात को तय भी किया जा सकता है। उसके लिए कोशिश भी की गई और वो कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई है। लेट्स एडमिट कि वो कोशिश इनकी इस हुकूमत की कामयाब हुई है और डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने अपने मामलात के साथ सेटल कर लिया है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप इतना बेवकूफ़ है या आप ये समझते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप वाकई इनकी काबिलियत का इतना फ़ैन हो गया कि उन्होंने कहा कि जी बस अब यही कुछ है जो कुछ है। तो क्या ऐसी बातें हैं जो इनकी मुलाकात में हुई, इसका सबको इंतज़ार है। 1.5 घंटा ये मुलाकात रही और इस मुलाकात के बाद कोई मीडिया टॉक तो नहीं हुई, ना ही सवालात लिए गए, लेकिन इस गुफ्तगू के बाद कुछ तस्वीर जारी हुई जिसमें देखा जा सकता है कि फील्ड मार्शल साहब भी साथ मौजूद रहे पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात में। और उसके अलावा इसमें क्या गुफ्तगू हुई उसका एक छोटा सा डिक्लेरेशन या एक प्रेस रिलीज़ सी बाद में ज़रूर जारी हुई, जिसमें ज़ाहिर है कि बड़ी आपको पता है कि वो नपी तुली सी होती है और आमतौर पे बड़ी रिवायती सी होती है, जो आमतौर पे दो सरबराहान के दरमियान इस तरह की मुलाकात के बाद जारी की जाती है कि जी दो तरफ़ा ताल्लुकात के ऊपर बात हुई, ये वो इन्वेस्टमेंट पे बात हुई और इस तरह सारी चीज़ों के ऊपर। तो वो आमतौर पे उसी तरह की होती है। तो ये भी इसी तरह की एक प्रेस रिलीज़ थी जिसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको इंडिकेशन नहीं मिलती कि आखिर क्या चीज़ें, क्या मामलात तय हुए हैं। लेकिन इसमें अब कुछ समझना इतना मुश्किल नहीं है कि जिन हालात में ये मीटिंग हो रही है उसमें क्या चीज़ों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का इसरार हो सकता है। देखिए, एक बात तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक बहुत बड़ा दुनिया का अजीम लीडर साबित करना चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि वो कुछ क्रेडिट अपनी ज़िंदगी में ऐसे अपने साथ जोड़ना चाहते हैं जिनको वो कभी भी ये कह सकें कि देखिए जी ये वाला जो मसला था ये सालों से और पता नहीं दहाइयों से मौजूद था, लेकिन ये मैंने हल कर दिया। और उनको क्रेडिट लेने का शौक़ भी बहुत है। अभी जो आपको पता है पाकिस्तान इंडिया की ट्रंप का वो जो क्रेडिट है वो बार बार लेते हैं, जंग में जो उन्होंने रुकवाने में किरदार अदा किया और भी जो उन्होंने कुछ छोटी मोटी लड़ाइयों में भी इवन मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान कोई किरदार अदा किया, तो वो उसका भी क्रेडिट लेते हैं। अब वो एक और क्रेडिट लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो क्रेडिट हो कि जनाब उन्होंने मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन कायम कर दिया, वो इस तरह कि उन्होंने तमाम जो फ़्रीकैन हैं उनको एक सोल्यूशन के ऊपर जो है वो कायल कर लिया। और वो सोल्यूशन क्या है? 2 स्टेट सोल्यूशन। वो ये समझते हैं कि इसराइल ने जो कब्ज़ा करना था, जितनी तबाही मचानी थी, जो कुछ उसको फ्री हैंड दिया जा सकता था वो दिया गया है और उसके बाद अब वो समझते हैं कि जो अरब ममालिक हैं वो इसराइल को तस्लीम कर लें, बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने तस्लीम नहीं किया वो भी इसराइल को बाकायदा तस्लीम कर लें। और इसी तरह से जो बाकी आपके वेस्ट के मुल्क हैं आपने देखा कि वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर लें। तो ये जो सिचुएशन है ये बेसिकली वही अब्राहम अकॉर्ड की तरफ जा रही है कि जिसमें एक 2 स्टेट वो चाहते हैं कि सोल्यूशन निकल आए।
ट्रंप चाहते हैं कि ये उनके दौर में उनके हाथों से हो जाए और इस तरह वो ये कह सकें कि जनाब ये जो सारा मसला था मशरिक़ वस्ता में अमन का, ये उन्होंने बखैर खूबी ख़ुद अपने हाथ से अंजाम दिए और फिर साथ ही साथ इसमें इस मामले को किसी मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया जा सके। तो ये ऐन मुमकिन है कि इस हवाले से भी ट्रंप की बात हुई है। इसके अलावा मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि अफ़गानिस्तान के ऊपर उसकी नज़र है, बगराम एयरबेस उसे चाहिए इसलिए कि वो चाइना को अपनी रेंज में रखना चाहता है। अब उसके लिए भी वो पाकिस्तान की मदद हासिल करना चाहता है और इसके साथ साथ जो मादनियात हैं उसके ऊपर भी उनकी नज़र है कि जी मादनियात भी पाकिस्तान की जो हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट का मौका मिले और उससे भारी फ़ायदा उठाएं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ट्रंप जो हैं इनसे बात कर रहे हैं। अब सवाल ये कि हमारे वालों ने आखिर किन चीज़ों के ऊपर कमिटमेंट दे दी है या देने का कोई इंदिया दिया है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। ये मामला अब ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत देर छुप सकेगा, पता चल जाएगा कि आपने वहाँ पे क्या बातचीत की है, क्या कमिटमेंट्स दी हैं, क्योंकि आने वाले हालात जो हैं उसमें आपको खुद ब खुद अगर आप कुछ कमिटमेंट करके आए हैं तो वो आपको यहाँ पर आके पूरी करनी होंगी। तो उससे पता चलता जाएगा कि क्या पाकिस्तान में पॉलिसी में कोई चेंज आया है या नहीं। क्योंकि ये तो याद रखिए कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई फ्री लंच हो, कोई फ्री कप ऑफ कॉफ़ी हो, कप ऑफ टी हो, क्योंकि सबको पता है कि जब आप दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात उस्तवार करते हैं, उनको अहमियत देते हैं, तो उससे आपका कुछ अपना भी मफाद जुड़ा होता है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इनको इतनी अहमियत दे रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि उनसे उनको बदले में कुछ ना कुछ चाहिए और पाकिस्तान क्या वो बदले में दे सकता है, देना चाहता है, देना चाहिए उसे। ये चीज़ें जब सामने आएंगी तो फिर इसके ऊपर मज़ीद तबसरा हो सकता है। लेकिन बहरहाल इसको बहुत से लोग अगर एक कोई कामयाबी ठहरा रहे हैं तो मैं ये समझती हूँ कि इस हद तक तो आप कह सकते हैं कि इस हुकूमत के लिए ये कामयाबी है कि चलें जी इनको एक लेजिटिमेसी मिल रही है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये जाली मैंडेट के ऊपर बैठे हुए हैं। अब ये समझते ये हैं कि जी हम बाहर जाएंगे, लोग हमें अहमियत देंगे, तो हम यहाँ अपने मुल्क में ये बताएंगे कि देखें जी पाकिस्तान तो इतनी तरक्की कर रहा है, लिहाजा आप हमें कबूल कर लें। बस हमने भले नहीं भी वोट लिया लेकिन हमें देखें लोग इतनी पजीराई दे रहे हैं, तो उसकी वजह ये कि हमने पाकिस्तान को बड़ा आगे जाके ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि जी हमारी बड़ी अहमियत बन गई है। तो एक तो वो इसको अपनी कामयाबी के तौर पर ज़ाहिर है इन इमेजेस को यूज़ करना चाहते हैं, जो कि ज़ाहिर सी बात है कोई भी हुकूमत हो तो वो इस चीज़ों को ऐसे यूज़ करती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसका ताल्लुक इस बात से होगा कि आने वाले हालात में आप क्या देते हैं उन्हें और उसके बदले पाकिस्तान के साथ क्या होता है। क्योंकि देखिए ये तो एक अमेरिका की हिस्ट्री रही है कि जब भी पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप रही है, जब भी पाकिस्तान में जर्नैलों का ज़रा ज़्यादा होल्ड रहा है, तो उस वक्त अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात हमेशा बड़े क्लोज़ रहे हैं। उन चाहे वो किसी भी तरह की भी हुकूमतें नहीं हों, उन हुकूमतों को अमरीकी आशीर्वाद हासिल रही है और उसके बदले अमेरिका को आपने सर्व भी किया है, वो चाहे जनरल ज़ियाउल हक का दौर हो, चाहे जनरल मुशर्रफ का दौर हो। और आपने अनएंडिंग वॉर्स जो हैं उनको अपने खित्ते में, अपने मुल्क में स्टार्ट भी रखा, जिसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। तो जब हम ये बात करते हैं कि जी इंडिया के साथ अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं, तो फिर वहाँ पर ये खदशात भी कहीं ना कहीं पीछे छोटे मोटे खौफ की सूरत में बैठे हुए होते हैं कि अल्लाह जाने कि अब इस दफ़ा हम इन करीबी ताल्लुकात की बिना पर कितनी भारी कीमत दोबारा से चुका ना रहे हों। ये भी खदशात अपनी जगह मौजूद रहते हैं। तो अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ तबसरे तज्ज़िये जारी हैं। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जी देखें ये डोनाल्ड ट्रंप जिसको अमेरिका के जो अमेरिकन पाकिस्तानी थे उन्होंने कहा था कि जी ये आएगा तो ये तो पाकिस्तान में बड़ी हलचल मचा देगा और इमरान खान को रिहा करने के मुतालबे करेंगे, लेकिन उल्टा हो गया और जी उसने जाके इसी रजीम के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार कर लिए। इमरान खान का तो उसने जिक्र ही नहीं किया। दूसरी तरफ इसमें बहुत से लोग अमेरिकन पाकिस्तानियों को भी ठहरा रहे हैं मुर्द इल्ज़ाम कि इन्होंने गलत उम्मीदें बांधी, गलत तरीके से प्रेजेंट किया सारा केस और बिला वजह यहाँ पे लोगों को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, हालांकि हकीकत इसके बरक्स निकली। इसी तरह बहुत से लोग इस बात को भी आज याद कर रहे थे कि जब इमरान खान गए थे और वो वापस आए थे तो उन्होंने आके ये अल्फाज कहे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। तो आज अगर कुछ लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि जी ये कोई इतना ख़ास बात नहीं है, अगर उन्होंने जीत लिया तो फिर उस वक्त वो क्यों इतनी ख़ास बात थी। अच्छा, मेरे नज़दीक इमरान खान का जो ये स्टेटमेंट है इसको बड़े गलत कॉन्टेक्स्ट में हमेशा यूज़ किया जाता है। इमरान खान जब ये बात कह रहे थे कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसा वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं, तो उसकी वजह ये नहीं थी कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर इतनी कोई खुशी हो गई थी कि उन्हें लग रहा था कि वो वर्ल्ड कप जीत के आ गए। उन्हें तो वर्ल्ड कप जीत के भी ज़्यादा खुशी इसलिए नहीं थी कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, बल्कि इसलिए खुशी थी कि वर्ल्ड कप से वो कैंसर हॉस्पिटल बना सकेंगे, उससे ज़्यादा उन्हें आसानी हो जाएगी उनके कॉज की तरफ बढ़ने के लिए।
तो उसके पीछे भी मकसद जो था वो उनका फलाही बहबूद का मकसद था। अब जब ये आप बात करते हैं कि जी वो डोनाल्ड ट्रंप को इतनी अहम शख्सियत बन गया कि इमरान खान जो थे उनको मिल के ये समझ रहे थे कि उन्होंने को वर्ल्ड कप उठा लिया, बात ये नहीं थी। इमरान खान का जो वो दौरा था, वो जिस तरीके से विजुअल्स थे, जिस तरीके से उसको पजीराई पाकिस्तान में मिल रही थी, और जब वो वापस आए तो उसके ऊपर उन्हें बड़ा रिसेप्शन मिला। बल्कि आपको याद होगा कि अमेरिका में जब उन्होंने अमेरिकन पाकिस्तानियों से वो एरेना हॉल में ख़िताब भी किया तो वो हज़ारों का बहुत बड़ा वो मजमा था, इतना बड़ा मजमा था कि शायद ही किसी और पाकिस्तानी लीडर का किसी बैरून मुल्क इतना बड़ा मजमा कभी हुआ हो। तो वो जो उन्हें अप्रिसिएशन मिल रही थी, तो वो उसको कंपेयर कर रहे थे कि जो इस दौरे के बाद उन्हें अपने ही लोगों से अप्रिसिएशन मिल रही है वो उस तरह की है कि जब वो 92 में वर्ल्ड कप जीत के वापस आए थे तो लोगों ने उनको अप्रिसिएशन दी थी। तो उसी तरह का वार्म वेलकम जो है वो इस वक्त लोग उनको दे रहे हैं। उस पर उनका ये कहना था कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे दोबारा को वर्ल्ड कप जीत लिया है, कि जब भी सब इतने खुश हो रहे हैं। तो ये उनके तासुरात थे जिनको बताया इस तरह जाता है कि जैसे वो पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत से इतने मुतासिर हुए कि उनके साथ मिलकर उनको लगा कि जी वर्ल्ड कप जीत लिया। ये मेरा एनालिसिस है कि उनका तासुर जो था वो इस किस्म का था। वरना इमरान खान जैसे शख्सियत रखते हैं उसमें वो इस तरह किसी से मरूब होने वाली शख्सियत है नहीं कि वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलके इतने मरूब हो गए कि उन्हें लगा कि जी वो वर्ल्ड कप जीत के आ गए, या कोई इतने वो फूले नहीं समा रहे थे। तो वो इस तरह की शख्सियत कभी भी नहीं रहे कि वो किसी से मरूब हो जाएं या इतने इम्प्रेस हो जाएं। बहरहाल अच्छा जी, अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि इमरान खान साहब का एक पैगाम भी जारी हो गया उनके ट्विटर अकाउंट से। और इमरान खान साहब का ये जो पैगाम है ये जलसे के हवाले से है। ये कल जो उनकी थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई है उसको उन्होंने आज जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 27 सितंबर को पेशावर जलसा जमहूरियत की बहाली और कानून की बालादस्ती के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अमन और इंसानी हुकूक की तकरीम बहाल करवाने के लिए होगा। वो ये कहते हैं कि मैं कैदोबंद की सऊबतें इसलिए झील रहा हूँ ताकि कौम को हकीकी आज़ादी मिल सके। मुल्क भर से शहरी हफ्ते के दिन पेशावर जलसे में शिरकत करें और जुल्म के खिलाफ ऐलान बगावत करें। तो ये इमरान खान साहब का पैगाम है। इसकी जो आखिरी लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जुल्म के खिलाफ ऐलान बगावत करें। ये एक इमरान खान साहब ने मैसेज दिया है 27 सितंबर के जलसे के हवाले से। अब इसके लिए काफ़ी एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। सिंध से काफ़िला ऑलरेडी निकल चुका है, आज बलूचिस्तान से भी आ चुका है, काफ़िला निकल रहा है। और इसके अलावा कुछ लोग अपने अपने तौर पर पंजाब से भी निकले हैं। वैसे पंजाब में एक थोड़ा बहुत क्रैकडाउन भी शुरू हो चुका है, कुछ मैं फुटेजेस देख रही थी, मुख्तलिफ रहनुमाओं और वर्कर्स के घरों के ऊपर छापों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो वो जो एक रूटीन की एक्टिविटी है वो तो नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि हफ्ते के रोज़ पेशावर में कितने बड़े इज्तिमा से खिताब कर पाते हैं PTI के लीडर्स। जगह तो इन्होंने काफ़ी बड़ी मुख्तस की है इस दफ़ा, स्टेज भी बहुत बड़ा है और उससे लग ये रहा है कि ये एक्सपेक्ट करें कि काफ़ी बड़ा ये जलसा हो। जो टारगेट रखा जा रहा है, शायद खटक साहब कहते हैं कि हमारे आमतौर पर बगैर बहुत ज़्यादा तैयारी किए भी जो हम जलसे करते हैं वो 2-3 लाख तो हम आराम से इकट्ठे कर लेते हैं लोग। अब हमारा जो टारगेट है वो 10 लाख का, यानी 1 मिलियन। तो 1 मिलियन का टारगेट है, तो उसके कितने करीब ये लोग पहुंच पाते हैं, इस जलसे को कितना बड़ा रजिस्टर करवा पाते हैं, ये अब देखना होगा। और उससे फिर जाहिर है कि मज़ीद आगे फिर तबसरे तज्जिए भी जन्म लेंगे। तो ये अब एक ही दिन इसमें बाकी बचा है, कल के रोज़ ये जलसा है, तो लेट्स सी किसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आता है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर जो जाली डिग्री का मामला था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का। उसके ऊपर कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें वो ये कहते हैं कि जी जो सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन है और जो सिंडिकेट की मीटिंग थी उसके बाद उन्होंने इस नतीजे पे वो पहुंचे हैं कि जस्टिस तारिक महमूद की जो डिग्री है उसको विड्रॉ किया जाता है और कैंसिल किया जाता है। अब ये बड़ी दिलचस्प लाइन है, जो अगर इसको गौर करें आप, विड्रॉ किया जाता है और कैंसिल किया जाता है, मतलब इसका क्या हुआ कि एक चीज़ जो कि जारी हुई थी उसको आप मनसूख कर सकते हैं या उसको आप वापस ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप तो ये कह रहे हैं कि उनकी डिग्री जाली है, इल्ज़ाम तो ये था ना कि उनकी डिग्री जाली है। अब जाली डिग्री जब आप किसी की कहते हैं तो उसका क्या मतलब हो सकता है? जहन में तो यही बात आती है कि भाई उसने इम्तहान दिया कोई नहीं और उसने कोई जाली डिग्री बनवा ली और उसको उसने हर जगह पे इस्तेमाल कर लिया। अब जब आप ये कहते हैं कि किसी की डिग्री जाली है तो मतलब क्या हुआ कि वो बंदा कभी कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा ही नहीं, उसने वहाँ पे कभी इम्तिहान LLB का दिया ही नहीं, उसको कभी डिग्री जारी ही नहीं हुई, यूनिवर्सिटी ने उसको कभी डिग्री जारी ही नहीं की, उसकी डिग्री कभी थी ही नहीं। तो जब एक चीज़ कभी थी ही नहीं तो आपने उसको मनसूख कैसे कर दिया? अब ये खुला तजाद जो है वो नज़र आ रहा है कि इनको यही नहीं पता कि अभी तक, अच्छा मज़े की बात ये कितने दिनों से हम कवर भी कर रहे हैं लेकिन कहीं पे भी ये बात अभी तक क्लैरिटी से बताई ही नहीं जा रही कि आखिर
طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری کے معاملے پر موقف ہے کیا؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے کوئی ڈگری جعلی بنوائی ہے اور انہوں نے کبھی امتحان نہیں دیا، یا وہ امتحان میں فیل ہو گئے تھے اور انہوں نے نمبر کہیں خود سے لگوا لیے تھے؟ کیا آپ کا الزام کیا ان کے اوپر؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے یا اصلی نہیں ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ جو ہمیں مقصد سمجھ آتا ہے کہ جی یہ وہ کبھی جاری نہیں ہوئی، تو پھر آپ نے منسوخ کیسے کر دی؟ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ بلنڈر ہی ہے، اس کا فائدہ ہوگا آگے طارق محمود جہانگیری صاحب کو اپنا کیس لڑنے میں، کیونکہ وہ اس کو یوز کریں گے ایسے کہ بھئی جب آپ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ کبھی ڈگری دی نہیں اس بندے کو، تو جب جس کو دی نہیں وہ ڈگری کبھی تھی ہی نہیں، تو اس کو آپ نے منسوخ کیسے کیا؟ یہ بڑی دلچسپ اس میں آج پیش رفت ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ افسوسناک بات ہے کہ ایک شخص جو کہ اگر نظام کے آگے جھکنے سے انکار کرتا ہے یا کسی کی بات ماننے کے بجائے قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو جھکانے کے لیے 30-35 سال کے بعد اس کی تعلیمی اسناد کو بھی جعلی قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ وہ شخص اس سے پہلے مختلف عہدوں پر براجمان رہا ہے آپ کے اپنے اسی نظام کے تحت۔ وہ پتہ نہیں کون کون سے عہدوں کے اوپر، شاید وہ ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں، اور بھی وکالت بھی کتنی دیر کرتے رہے ہیں، اور بھی کسی عہدے پر رہے ہیں، پھر وہ جج بنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ تو آپ کا ایک شخص اتنی جگہوں پہ رہا، تو کیا اس کی کبھی کوئی ڈگری 30-35 سالوں میں چیک ہی نہیں ہوئی؟ اور آج اچانک جب اس نے اسلام آباد کے تینوں حلقے جو ہیں وہ کھولنے کے لیے 45 فارم منگوا لیے، تو اس کے اوپر جب آپ نے انہیں کہا کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا، اس نے کہا کہ یہ تو قانون کے مطابق ہوگا، تو آپ نے کہا کہ چلو بھئی اس کی ڈگری ہی جعلی قرار دے دو، تو اس کو عہدے سے ہٹا دو۔ تو یہ اب بڑا کھلا مذاق بن چکا ہے نظام، کہ جس میں جو شخص سر جھکانے سے انکار کرے، پھر اس کو اس طریقے کی مذاق والی جو چیزیں ہیں اس سے ڈرانے، جھکانے اور دبانے کی کوشش کی جائے، اور اس چکر میں یہ سسٹم جو ہے وہ خود ایک مذاق بن جاتا ہے۔ بہرحال اس سے متعلق خبریں آپ کو اگلے ولاگ میں بھی دیں گے۔ آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں بھی ایک اہم کیس کی سماعت تھی۔ ایک گمشدہ شہری، لاپتہ شہری عمر عبداللہ، جو کہ 10 سال سے لاپتہ تھا، اس کی گمشدگی سے متعلق جو کیس تھا اس کی ہیئرنگ تھی، جس میں اس کے لواحقین نے بتایا کہ 50 لاکھ روپے حکومت کی جانب سے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے ہیں۔ لیکن اس پہ جسٹس صاحب نے کہا کہ پیسے جمع کرا دینا کسی شخص کا نیم البدل تو نہیں ہو سکتا، بندہ کدھر ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اور پھر اس کے بعد محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ جو سیکٹر کمانڈر ہیں اسلام آباد کے، یا پھر ڈی جی جو ہیں ISI کے، ان کو ڈپٹی ڈی جی جو ہیں ان کو بلایا جائے، وہ آ کے اس بارے میں بریف کر دیں۔ اور پھر انہوں نے اس کے اوپر خود ہی یہ بھی کہا کہ اکثر افسران کو بلایا جاتا ہے تو یہ بڑا ایک طوفان سا اڑ جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کمیشن کے آگے بھی تو یہ افسران پیش ہوتے ہیں، تو عدالت سے اتنی خفگی کیوں ہے؟ میں نے کوئی کھا نہیں جانا کسی کو، ان کیمرہ بریفنگ دے دیں آ کے، آپ بتائیں۔ تو اسے اپنا موقف دینے کے لیے بلا رہے ہیں آپ کو، آپ آئے اپنا موقف تو دے دیں کہ جناب کیا سچویشن ہے، آپ اس پہ ادارہ آپ کا کیا کہتا ہے۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بڑی شخصیات کو طلب تو کر لیا ہے، اور 6 اکتوبر کو اگلی سماعت ہے۔ اس بات کا کبھی امکان موجود ہے کہ یہ شخصیات عدالت میں تو شاید نہ آئیں، اور وزارت دفاع ہی آ کے ان کے بہاف پہ کوئی سٹیٹمنٹ دے دے گی، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عدالت میں ان کے لیے پیش ہونا یہ شاید کوئی بڑی ان کی تحقیر ہے یا توہین ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو عدالت یا قانون کے آگے تو سب ایک جیسے ہیں نا، سب اس کے نیچے ہیں، قانون سے اوپر تو کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب اس سارے معاملے میں ایک دفعہ پھر مجھے لگتا ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب کے اوپر کافی غصہ بھی آئے گا، اور شاید ان کو کچھ مزید تنگ کرنے کی کوشش بھی کی جائے، کیونکہ وہ اگرچہ اپنے چیف جسٹس بھی بن سکتے تھے، انہیں نہیں بننے دیا گیا، ان کو مزید بھی کئی پرابلمز کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے یا چپ نہیں ہوئے، بلکہ ابھی بھی بہت سے معاملات میں وہ بڑی کھل کے بات کر دیتے ہیں عدالت کے اندر۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر دباؤ مزید بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ کل بھی انہوں نے ایک بات میں یہ کہا تھا کہ جب کوئی ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی 27ویں ترمیم آ رہی ہے، 27ویں ترمیم آ رہی ہے، تو یعنی انہیں بھی پتہ ہے کہ جب یہ چیزیں نظام نے ٹائٹ کرنی ہوتی ہیں تو 27ویں ترمیم کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ جی اب جو باقی ججز رہ گئے ان کو کہیں اور ہم بھجوا دیں گے، ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے۔ تو یہ سب ان کو پتہ ہے کہ میسیجنگ جو ہے وہ کدھر ہو رہی ہوتی ہے۔ اور آج انہوں نے عوام کے لیے بھی یہ بات کہی کہ یہ عوام بھی ایسا لگتا ہے کہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی اور لڑائی لڑ لے، اور جب وہ لڑ چکے تو پھر ہم بے شک اس کے ساتھ جا کے شامل ہو جائیں۔ تو انہوں نے بھی یہ بڑی گہری بات کی، جو میں چند دن پہلے جب نیپال والی معاملے پہ ولاگ میں نے کیا تھا تو اس میں نے یہ بات کی تھی کہ اندر سے خواہش چاہے سب کی کچھ اور ہو، لیکن انتظار ایسے کر رہے ہوتے ہیں سب کہ جی کوئی اور جا کے جو ہے ہمارے بہاف پہ یہ کام کر دے۔ تو بھئی جو قدرت ہے، فطرت ہے، اس کا اصول تو بڑا سادہ اور بڑا کلیئر ہے
کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا. اگر کوئی تھوڑی سی لفظوں کے آگے پیچھے ہو تو معذرت، لیکن مقصد وہی ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بدلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے زور بازو پہ کرنا ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی کوئی آپ کے لیے آ کے کر دے، تو پھر آپ اسی طرح اسی استحصال کا شکار رہتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.